गाइस इस लेक्चर के अंदर चोल एम्पायर से रिलेटेड वो सब पॉइंट्स मैं आपके कवर कराऊंगा जिनसे रिलेटेड एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये लेक्चर आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड तक इस लेक्चर को देखिएगा। और कुछ डिटेल्स मैं आपको देना चाहता हूं, जैसे कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सबसे पहले तो आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर मैं जनरल स्टडीज के टॉपिक्स कवर करवाता हूं और साथ ही साथ डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स की क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं आपको। उसके लिए एक अलग से दूसरा चैनल है जिसको आप ज्वाइन करिएगा, करंट अफेयर्स फॉर यूपीएससी पीएससी आईएएस, उस चैनल का नाम है। नीचे डिस्क्रिप्शन पर उस चैनल की लिंक आपको मिल जाएगी। तो वो करंट अफेयर्स का चैनल है जिसमें रेगुलर बेसिस पर करंट अफेयर्स की तैयारी मैं आपकी करवाता हूँ और बिल्कुल सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी आपकी करवाई जाती है। और ये वाला चैनल तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जनरल स्टडीज के पूरे टॉपिक्स यहाँ पर कवर करवाऊंगा मैं। बाकी अगर आप फेसबुक पर हैं तो मेरे नाम को सर्च करके मुझे वहां पर आप ऐड कर सकते हैं, कमलाक्ष झा मेरा नाम है। ट्विटर पर आप मुझे ऐड कर सकते हैं और टेलीग्राम का अपना चैनल है जिसकी डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगी, इसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। इस पर पूरे जितने भी लेक्चर्स मैं कवर करवाता हूं उसकी पूरी अपडेट्स आपको वहां पर मिल जाएगी। इसके अलावा अब ज्यादा समय ना वेस्ट करते हुए फटाफट चोल एम्पायर, तो चलो समय ना वेस्ट करते हुए फटाक से लेक्चर को शुरू करते हैं। चोल एम्पायर की हम लोग बात करेंगे गाइस। तो चोल की शुरुआत कब से होती है उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि चोल से पहले जो था वो किसका राज चलता था इस क्षेत्र में, और चोल एम्पायर का क्षेत्र कहां पर है। तो आप देखो साउथ इंडिया में आप देखोगे ये वाला जो एरिया पूरा नीचे का जो आपको दिखाई दे रहा है, इस पर पूरा का पूरा चोल डायनेस्टी ने रूल किया था। इवन श्रीलंका के एरिया पर भी चोल डायनेस्टी का राज हम लोग को देखने को मिलता था, ठीक है। और चोल से पहले कौन हुआ करते थे, पल्लवास। तो ये वाली चीज आपको पता होनी चाहिए। तो चोल ने पल्लवास को रिप्लेस किया, पल्लवा एम्पायर हुआ करता था, इनका राज चलता था इसी क्षेत्र पर। फिर बाद में चोल ने रिप्लेस कर दिया पल्लवा एम्पायर को पूरी तरह से, क्योंकि पल्लवा कमजोर हुए, और जब पल्लवा कमजोर हुए तो वहां पर पॉलिटिकल वैक्यूम आ गया और उसको चोल ने जो है वो फिलअप कर दिया, राइट। तो पल्लवा के कमजोर होने के बाद जो है वो चोल ने वहां पर अपना राज्य जो है वो स्टैब्लिश कर दिया, ठीक है, अपना एम्पायर जो है वो स्टैब्लिश कर दिया। देखो कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं कि फलाना ऑप्शन में से बताइए कि इनमें से कौन शासक हुआ करते थे चोल एम्पायर के। तो आपको पहले तो सिंपल नाम पता होना चाहिए, जैसे विजयाला चोला, राइट। फिर आपको पता होना चाहिए उसके बाद आदित्य वन आए, फिर उसके बाद परंतका चोला वन हम लोग को देखने को मिले, राजा राजा चोल वन हम लोग को देखने को मिले, और फिर उसके बाद राजेंद्र वन हम लोग को देखने को मिले। तो देखो पूरे चोल एम्पायर में दो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट राजा हुआ करते थे, शासक हुआ करते थे। एक राजा राजा वन चोल वन, राइट, और दूसरे राजेंद्र वन। तो ये इन दोनों के बारे में तो काफी अच्छी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। बाकी बेसिक डिटेल्स हम लोग थोड़ी सी जानते हैं, जैसे कि विजयाला चोला के बारे में। तो चोल डायनेस्टी की शुरुआत किसके द्वारा की गई, अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए तो विजयाला चोल आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। 846 से लेकर 907 एडी तक ये थे। ये पल्लवास के वेसल हुआ करते थे। अब ये वेसल क्या होता है गाइस, तो इसकी डेफिनेशन है हु रिसीव्ड प्रोटेक्शन एंड लैंड फ्रॉम अ लॉर्ड इन रिटर्न फॉर एलिजियंस एंड परफॉर्मिंग मिलिट्री एंड अदर ड्यूटीज। आसान भाषा में देखो पहले जो मतलब राज था वो किसका था, पल्लवास का राज था, ठीक है। अब पल्लवास के राज में ऑब्वियस ही बात है कि छोटे छोटे जो डायनेस्टीज हुआ करती थी वो इसी के अंडर ही होंगी, राइट। तो क्या हुआ था कि अब ये छोटी डायनेस्टी थी उस समय, यानी कि चोल उतना बड़ा था नहीं, उसका रूल वहां पर था नहीं। तो फिर उसने क्या किया, वहां का जो रूलर था यानी कि विजयाला चोला जो था वो उतना ज्यादा पावरफुल नहीं था कि वो पल्लवास को निपटा सके, राइट। बट धीरे धीरे करके उसने पावर गेन करी। तो पहले वो पल्लवास का वेसल था, मतलब कि पल्लवास की प्रोटेक्शन में रहता था। आप देखो जो छोटे एम्पायर हैं, राइट, तो ऑब्वियस ही बात है कि वो तो बड़े एम्पायर के कंट्रोल में ही रहेंगे, यानी कि उन्हीं के अंडर उन्हें रहना पड़ेगा, नहीं तो फिर बड़ा एम्पायर जो है वो उन्हें निपटा देगा, राइट। तो छोटे एम्पायर्स थे वो क्या करते थे, वो मतलब छोटी डायनेस्टीज बड़ी जो एम्पायर है उसकी सेवा करते थे, यानी कि बड़ा एम्पायर जो है उसके एक तो प्रोटेक्शन में रहते थे, उसके बदले में अगर बड़े एम्पायर को जब भी आवश्यकता पड़े मिलिट्री की तो वो उन्हें प्रोवाइड कराते थे और दूसरी ड्यूटीज उनके लिए करते थे। तो पल्लवास के लिए ड्यूटी करते थे और उसके बदले में विजयाला चोला को जमीन मिली हुई थी रहने के लिए और उसको संरक्षण मिला हुआ था कि कोई भी उनके ऊपर अटैक नहीं करेगा, अटैक करेगा तो पल्लवास उनकी मदद करेगा। फिर क्या किया, धीरे धीरे करके विजयाला चोला को जब पता लगा कि पल्लवास जो है उनका यानी कि उनकी जो पावर है वो कम होती जा रही है, फिर इन्होंने क्या किया, पांड्या से तंजोर कैप्चर कर लिया। सबसे पहला काम इन्होंने किया कि एक टेरिटरी कैप्चर कर ली और फिर उसे चोल की कैपिटल बना दी। तो ये चीज आप ध्यान में रखना कि ये पल्लवास के अंडर एक वेसल थे और धीरे से इन्होंने देखा कि आसपास के एरिया में पावर कम हो रही है, तो पांड्यास को इन्होंने निपटाया।
उसका तंजोर एरिया कैप्चर किया और उसे चोल की कैपिटल बना दी। तो याद रखना चोल की कैपिटल क्या है, इस प्रकार के क्वेश्चन पहले आ चुके हैं, तो आपको तंजोर ध्यान में रखना है, तंजोर चोल की कैपिटल है। अब बात करते हैं आदित्य वन की। तो 871 से 907 एडी तक थे ये। तो इन्होंने विजयाला के कार्य को जो है वो एक्सटेंड किया और बढ़ाया, और इन्होंने पल्लवास से टेरिटरीज जो है वो कब्जा कर ली, क्योंकि अब जो समय था वो था धीरे धीरे करके चोल के बढ़ने का, राइट, चोल के एक्सपेंड करने का। एक छोटा सा चोल की डायनेस्टी थी, अब वो धीरे धीरे करके जो है वो बढ़ रही थी, वो अपने एम्पायर को जो है वो स्टैब्लिश कर रही थी। तो इन्होंने क्या किया, आदित्य वन ने विजयाला के काम को जो है वो और एक्सपेंड किया, बढ़ाया, और टेरिटरीज के ऊपर कब्जा किया। फिर आते हैं प्रंतका चोल वन। प्रंतका चोल वन हम लोग को फिर देखने को मिलते हैं 907 से लेकर 955 के पीरियड के लिए थे ये। तो ये पहला इंपीरियल चोल थे, पहले इंपीरियल चोल, मतलब कि इन्होंने मतलब चोल को इंपीरियल करना शुरू किया, यानी कि ये राजा बन गए थे, इन्होंने अपने आप को मोनार्की कर दी थी, इन्होंने अपने आप को राजा घोषित कर दिया था, और फिर इन्होंने रूल करना शुरू किया। इन्होंने पांड्यास को हरा दिया, श्रीलंकन्स तक को हरा दिया। तो पहली बार श्रीलंका को हराने वाले चोल के जो रूलर थे, शासक थे, वो कौन थे, वो प्रंतका चोल वन थे। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, राइट। फिर बाद में जाकर इनको राष्ट्रकूटा के राजा कृष्णा थ्री ने जो है वो हरा दिया, डिफीट कर दिया। और इस डिफीट के बाद जो है वो चोल की जो अभी बढ़ रहा था चोल, यानी कि चोल धीरे धीरे करके जो ग्रो कर रहा था, फिर उसमें रुकावट आ गई, और 30 सालों का एक डार्क पीरियड चोल का हम लोग को देखने को मिला। तो ये चीज भी ध्यान में रखनी है कि चोल का 30 सालों का जो पीरियड था वो पूरा समाप्त हो गया था। वो कब हुआ था, जब राष्ट्रकूटा के राजा कृष्णा थ्री ने प्रंतका चोला वन को हराया था। उसके बाद एकदम से रुक गया था, यानी कि थम गया था चोल एम्पायर पूरा का पूरा, यानी कि चोल डायनेस्टी थम गई थी, यानी कि कोई कार्य नहीं हो रहा था, कुछ नहीं हो रहा था। उनके जो रूलर्स थे उस समय वो वीक हम लोग को देखने को मिले थे। फिर आती है बारी राजा राजा चोल वन की, 30 सालों के बाद, राइट। 985 से लेकर 1014 एडी का पीरियड आता है। फिर आते हैं राजा राजा चोल वन। तो ये इन्होंने वापस कम बैक किया चोलास का, धीरे धीरे करके अब चोला जो है वो स्टैब्लिश होगी, एक बहुत बड़ा एम्पायर अब चोल का बन जाएगा। अब देखिएगा क्या हुआ, इन्होंने पांड्यास को हरा दिया, चेरास को हरा दिया। पांड्या और चेरा जो है वो इनके जस्ट बगल में हम लोग को चोल एम्पायर के, जैसे नीचे साउथ में पांड्यास और बगल में हम लोग को पांड्या के चेरा। तो इन्होंने इनको निपटा दिया, इन्होंने बोला कि ये इनको हटाना जो है वो जरूरी है, ये धीरे धीरे करके जो है वो आगे बढ़ रहे हैं, तो उन्होंने इनको हराया। फिर 993 एडी में जब चेरास जो थे उनको श्रीलंकन के शासकों ने सपोर्ट किया, क्योंकि जब ये चेरास को हरा रहे थे तो श्रीलंका के शासक जो है वो इनको सपोर्ट करने लगे थे चेरास को। तो इन्होंने देखा राजा राजा चोल वन ने कि श्रीलंका इतना आगे बढ़ रहा है, मतलब कि अब श्रीलंका को भी मारना पड़ेगा, राइट। तो चोल ने फिर जाकर श्रीलंका के नॉर्थ पार्ट पे कैप्चर कर लिया। तो क्वेश्चन ये आएगा कि श्रीलंका के नॉर्थ पार्ट को कैप्चर करने वाले शासक कौन थे चोल के, तो राजा राजा वन। बट अगर क्वेश्चन आता है कि श्रीलंकन के ऊपर, यानी कि श्रीलंकन को हराने वाले सबसे पहले राजा कौन थे, तो वो थे प्रंतका चोल वन, क्योंकि इन्होंने श्रीलंकन को हराया था, राइट, श्रीलंकन से युद्ध किया था। बट श्रीलंका की टेरिटरी के ऊपर कब्जा करने वाले सबसे पहले राजा चोल के राजा राजा वन हम लोग को देखने को मिले थे, राजा राजा चोल वन, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना। फिर श्रीलंका की जो हम लोग को एक एरिया कैपिटल देखने को मिली थी अनुराधापुरा, तो ये भी इन्होंने कैप्चर कर ली थी। तो ये वाली चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। तो इन्होंने श्रीलंका के ऊपर अपना जो है वो राज्य चलाना शुरू कर दिया। इसके अलावा जब ये श्रीलंका पहुंचे तो उसकी दूसरी कैपिटल पोलोन नरुआ। तो आप याद रखना श्रीलंका की दो कैपिटल, एक अनुराधापुरा और पोलोन नौरा। तो इन दोनों को इन्होंने कैप्चर किया। पहले तो कैप्चर तो अनुराधापुरा को कर लिया था, बट यहां पर इन्होंने लूट मचा दी, यहां पर जितनी भी चीज थी उसको लूट लिया इन्होंने। और नॉर्थ एरिया जो था श्रीलंका को, उसको इन्होंने अपनी एक प्रोविंस बना दी। तो प्रोविंस जो है वो किस राजा के द्वारा बनाई गई थी श्रीलंका के नॉर्थ एरिया को, तो राजा राजा वन चोल, आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो राजा राजा चोल जो है, उन्होंने ये भी कहा जाता है कि उन्होंने लक्षद्वीप आइलैंड को भी कैप्चर कर लिया, यानी कि जो लक्षद्वीप जो आइलैंड है अपना, उसको इन्होंने कैप्चर कर लिया। मालदीव्स आइलैंड को भी कैप्चर कर लिया। इवन कहा यह भी जाता है कि कुछ टेरिटरीज मैसूर की गंगा से इन्होंने कैप्चर कर ली। गंगा भी पांड्या के बगल में और पल्लवास के बगल में हम लोग को देखने को मिलती थी, गंगाज वाला का रूल, राइट। तो इसकी भी टेरिटरी कैप्चर कर ली। फिर कल्याणी जो थे चालुक्यास के, उसके ऊपर कल्याणी है गंगास के ऊपर, तो उनके भी एरिया को कैप्चर कर लिया, राइट। और इन्होंने हालांकि जो चालुक्यास हैं वेंगी वाले, यानी कि वेंगी वाले चालुक्या, वो इनके चोल और पल्लवास के ऊपर ही हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो वो जो वेंगी वाले जो चालुक्या थे, तो उनके साथ इन्होंने एक अच्छे रिलेशन बनाए थे, ऐसा कहा जाता है। तो ये वाली चीज भी ध्यान में रखना कि इन्होंने वेंगी जो चालुक्या जो थी वेंगी वाला,
तो उनके साथ जो है वो उन्होंने अच्छे रिलेशन बनाए, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और राजा राजा वन ने एक अच्छी नेवल स्ट्रेंथ भी डेवलप करी थी, यानी कि अपनी नेवी जो है वो उन्होंने स्टैब्लिश करी थी। इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को रीऑर्गेनाइज कर दिया था और 1000 एडी में इन्होंने लैंड सर्वे भी शुरू किया। इन्होंने प्रैक्टिस शुरू कर दी थी कि मतलब इंस्क्राइबिंग की, हिस्टोरिकल इंस्क्रिप्शन के, यानी कि जो हिस्ट्री में जो भी चीज हो रही है, जो भी घटना घट रही है, तो उसको लिखना इन्होंने शुरू करवा दिया, इंस्क्राइब करना इन्होंने शुरू करवा दिया। इन्होंने युवराज या फिर क्राउन से एसोसिएटेड प्रैक्टिस जो है वो शुरू कर दी थी, प्रिंस वाली प्रैक्टिस इन्होंने शुरू कर दी थी, राइट। तो ये वाली चीज भी हम लोग को देखने को मिली थी अपने शासन में। और राजा राजा वन ने शैविज्म को जो है वो सपोर्ट करना शुरू किया, यानी कि शिव जी के ये लोग भक्त थे, चोल एम्पायर। तो चोल एम्पायर के अंदर कौन सा रिलीजन था, आगे चल के इसके बारे में भी डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। तो शैविज्म को ये सपोर्ट करते थे, वैष्णविज्म को नहीं करते थे। इनकी कट्टरता भी चलती थी, यानी कि जो भी लोग वैष्णविज्म को प्रमोट करते थे उनको ये मरवा देते थे। तो ये वाली भी कहानी है, राइट। और ग्रेट राजा राजेश्वर मंदिर, जिसे बृहदेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, जो तंजौर में है। अब देखो तंजौर वाला जो एरिया है वो हम लोग को ये वाला देखने को मिलता है, तंजौर वाला एरिया तमिलनाडु का, राइट। तो वहां पर ये मंदिर हम लोग को देखने को मिलता है, बृहदेश्वर मंदिर, ठीक है। तो ये वाली चीज भी आप ध्यान में रखना, ये मंदिर की फोटो है, बृहदेश्वर मंदिर की फोटो, इसकी लोकेशन भी आप थोड़ी ध्यान में रखना। तो ये वाला क्वेश्चन पहले आ चुका है कि राजा राजेश्वर मंदिर जो है वो किसके द्वारा बनाया गया, तो राजा राजा वन के द्वारा बनाया गया। ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब बात करते हैं ग्रेटेस्ट चोला रूलर की। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि चोल रूलर में सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट रूलर किसको माना जाता है, तो देखो राजा राजा वन को नहीं, राजेंद्र वन को माना जाता है। तो ये चीज आप ध्यान में रखना, क्योंकि इन्होंने भी बेहतरीन तरीके से कैप्चर की थी टेरिटरीज और अपने चोल को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया था, अपनी डायनेस्टी को। इन्होंने पूरी तरह से श्रीलंका को कैप्चर कर दिया। 1017 एडी में इन्होंने पूरे के पूरे श्रीलंका को कैप्चर कर लिया और उसे चोल एम्पायर का पार्ट बना दिया, राइट। इन्होंने कैप्चर किया कृष्णा तुंगभद्रा दाउब के एरिया को, यानी कि जिस एरिया पर कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदी जो निकली है उसके बीच का जो एरिया है, उस एरिया पर भी इन्होंने कैप्चर कर लिया। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कृष्णा तुंगभद्रा दोआब को किसके द्वारा कैप्चर किया गया, राजेंद्र वन के द्वारा कैप्चर किया गया। तो ये वाली चीज भी पहले पूछी जा चुकी है। इन्होंने फ्रेंडली रिलेशन बनाए अगेन वेंगी के साथ। तो वेंगी जो है चालुक्यास के, उसके साथ इनके अच्छे रिलेशन थे। इन्होंने इवन ओडिशा के अंदर भी, जो ओडिशा है हमारा, वहां पर भी इन्होंने जो है वो एक मिशन जो है वो शुरू किया उस एरिया को कैप्चर करने के लिए। वहां पर मैट्रिमोनियल रिलेशन इन्होंने गंगा डायनेस्टी जो ओडिशा की है उसके साथ बना लिया, जिससे कि उस एरिया पर भी ये कंट्रोल कर सकें। बंगाल पहुंच गए ये, राइट, गंगा नदी तक। 1022 एडी में इन्होंने पाला रूलर जो बंगाल के थे, अब बंगाल के पाला रूलर, उनको भी इन्होंने हरा दिया, महिपाला को, राइट। तो क्वेश्चन आ सकता है महिपाला को किसके द्वारा डिफीट किया, राजेंद्र वन के द्वारा डिफीट किया गया। तो ये वाली चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए फिर बाद में जब ये गंगा तक पहुंच गए थे, गंगा नदी तक पहुंच गए थे और इन्होंने बंगाल के पाल रूलर को हरा दिया था, तब उस समय इनको टाइटल मिला था गंगाई कोंडा, ठीक है, क्योंकि गंगा में जाकर इन्होंने कैप्चर कर लिया था, वहां पे जाकर पाल रूलर को हरा दिया। तो गंगाई कोंडा जो है वो इनको टाइटल मिला था। फिर इन्होंने वहां पर एक कैपिटल अपनी स्थापित कर दी, जिसका इन्होंने नाम रखा गंगाई कोंडा चोलपुरम, ठीक है, क्योंकि चोल जो है वो वहां पर स्थापित हो गया। तो ये वाली चीज ध्यान में रखना कि गंगाई कोंडा चोलपुरम जो कैपिटल है वो किसके द्वारा बनाई गई थी, किसके द्वारा स्टैब्लिश की गई थी, तो राजेंद्र वन आपको ध्यान में रखना है। और ये भी ध्यान में रखना है गंगाई कोंडा का टाइटल राजेंद्र वन को मिला है, राइट, चोल एम्पायर के। तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। और कावेरी नदी के माउथ तक जो थी, यानी कि वहीं पर ही कावेरी नदी के, जहां से कावेरी नदी जो है वो समुद्र में रिलीज होती है, राइट, तो वहां पर हम लोग को देखने को मिला था कि ये कैपिटल जो है वो उन्होंने स्टैब्लिश कर दी थी। और राजेंद्र वन जो है इन्होंने एक मंदिर भी स्टैब्लिश किया, एक वाटर टैंक भी स्टैब्लिश किया वहीं पर, जिसका नाम भी अगेन गंगाई कोंडा चोलपुरम के नाम से रख दिया गया। इन्होंने बंगाल पर भी पूरा अपना, यानी कि सैर करी, पूरा देखा पूरे बंगाल को, वहां पर गए, घूमे ये, और उस एरिया पर अपना कंट्रोल इन्होंने स्टैब्लिश कर दिया ईस्ट कोस्ट के पास। और इवन जो बे ऑफ बंगाल का जो पूरा एरिया है, उस समय बे ऑफ बंगाल को चोल लेक के नाम से जाना जाने लगा, बे ऑफ बंगाल के एरिया को, क्योंकि पूरे एरिया पर इन्होंने जो है वो घूमे, ये पूरे एरिया पर कब्जा किया, घूमे, कैप्चर किया, बड़े बड़े जो किंग्स थे जिनका रूल था वहां पर, उसको इन्होंने हटा दिया। तो इसलिए बे ऑफ बंगाल को चोल लेक के नाम से भी जाना जाने लगा इन्हीं के रूल में। तो याद रखना चोल लेक जो है वो किस पर्टिकुलर चीज को कहते हैं, अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए तो बे ऑफ बंगाल, तो इसको बे ऑफ बंगाल को उस समय कहा जाता था, चोल लेक के नाम से जानी जाती थी बे ऑफ बंगाल। तो ये वाली चीज आपको ध्यान में रखनी है। इवन अंडमान और निकोबार आइलैंड पर भी इन्होंने कैप्चर कर लिया, अपना रूल स्टैब्लिश कर दिया। आप देखते जाओ कितने पूरे एरिया पर आप देख रहे हैं
कि इनने अपना रूल जो है वो स्टैब्लिश कर दिया। ऑलरेडी राजा राजा वन ने लक्षद्वीप आइलैंड, मालदीव्स आइलैंड पर अपना रूल स्थापित किया था, कैप्चर किया था इन्होंने, और एक्सपेंड कर दिया बंगाल तक, ये अपना कंट्रोल जो है वो इन्होंने स्टैब्लिश कर दिया। इनके पास वेल ऑर्गेनाइज्ड नेवी थी, राइट। उस नेवी के कारण इन्होंने साउथ ईस्ट एशिया पर भी जो है वो एक्सपीडिशन शुरू किया, यानी कि वहां पर आना जाना इन्होंने शुरू किया, राइट। कुछ एरिया को कैप्चर भी करना शुरू किया। फिर इन्होंने एक लड़ाई छेड़ दी, 100 साल की लड़ाई, नेवल वॉर। शैलेंद्र रूलर जो सुमत्रा के हैं, सुमत्रा ये इंडोनेशिया वाला एरिया, वहां के जो शासक थे वो शैलेंद्र शासक थे। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि शैलेंद्र शासक जो है वो कहाँ के हैं, तो आपको सुमत्रा थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इसके साथ यानी कि इनके रूलर के साथ इन्होंने लड़ाई छेड़ दी। इवन ये भी कहा जाता है कि ट्रेड और कॉमर्स को प्रमोट करने के लिए चाइना में इन्होंने 2 एम्बेसीज भी अपनी भेजी थी, राइट, चाइना के साथ ट्रेड करने के लिए। तो इनके इंटरनेशनल रिलेशन भी थे राजेंद्र वन के। तो ये सब पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। जितने भी मैंने आपको स्पेसिफिक पॉइंट बताए, सिर्फ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई खिचड़ी मसाला नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ मेन पॉइंट जो आप ये सब ध्यान में रखेंगे, जिससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में आपको पता होना ही चाहिए कि चोल के समय पर किस प्रकार का एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता था। तो वहां पर राजा हुआ करते थे, पूरी जितनी भी पावर थी वो राजा के हाथ में थी। राजा टूर किया करते थे, राइट, एडमिनिस्ट्रेशन को देखने के लिए, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया ना कि ये अलग अलग अपनी प्रोविंस में जाकर जो है वो टूर किया करते थे, देखते थे कि सब सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। और इसके अलावा किंग की मदद करने के लिए, उनको एडवाइस करने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हुआ करते थे। और जब तक किंग चाहते हैं, यानी कि जब तक किंग खुश है उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से या उस मिनिस्टर से, तब तक वो मिनिस्टर जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पर रहते थे, राइट, मंत्रिमंडल पर हम लोग को देखने को मिलते थे। और पूरा डेवलप्ड सेक्रेटेरिएट था, यानी कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए सेक्रेटेरिएट हम लोग को देखने को मिलता था, राइट, जैसे कि ट्रेजरी के लिए अलग, रेवेन्यू के लिए अलग, इस प्रकार से मिलिट्री के लिए अलग। तो इन्होंने सेक्रेटेरिएट बना के रखा था जिससे कि और बेहतर तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो चले, तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बेहतर काम कर सके, कार्य कर सके, इसलिए एक पूरी तरह से डेवलप्ड सेक्रेटेरिएट भी इनके पास था। तो ये वाली पॉइंट्स है जो चोल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, वो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना। मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्या हम लोग को देखने को मिलता था, उनकी एक बड़ी आर्मी थी, राइट, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, इतने बड़े एरिया को उन्होंने कैप्चर किया, लड़ाई करी इतने सारे शासकों के साथ, तो उसके लिए आर्मी तो होना जरूरी है। और जिसमें हम लोग को इन्फेंट्री, कैवलरी, एलिफेंट्स यानी कि सोल्जर्स वगैरह, हॉर्स वगैरह, हाथी वगैरह, यानी कि घोड़े हाथी सब कुछ थे इनके पास, राइट। और इसे 3 लिम्स कहा जाता था आर्मी का। और वेनिटियन हम लोग को ट्रैवलर मार्को पोलो देखने को मिलते थे। अब वेनिटियन का मतलब क्या होता है, मतलब कि जो इटली से आया हो, वेनिस सिटी जो है इटली की, वहां से जो आया हो, तो वो वेनिटियन जो है वो कहलाता है। तो कई लोग जो है वो वियतनाम मार्क कर देते हैं वेनिटियन को देखकर, तो इसलिए मैंने इस चीज को आपको क्लियर किया। तो अगर क्वेश्चन आता है मार्को पोलो कहाँ के थे ट्रैवलर, तो आपको इटली ध्यान में रखना। और इटली में स्पेसिफिकली अगर पूछ लिया जाए सिटी का, तो वेनिस सिटी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, तो वहां के थे, इसलिए इनको वेनिटियन जो है वो ट्रैवलर कहा जाता था। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि वेनिटियन ट्रैवलर जो है वो कौन थे, तो मार्को पोलो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। उनका कहना था कि राजा जब मर जाता था, राइट, तो मरने के बाद जो प्रक्रिया होती है ना, जलाया जाता है, अग्नि दी जाती है, तब राजा को जब अग्नि दी जाती थी तो उसके जो जितने भी बॉडीगार्ड्स थे वो भी अपने आप को जला देते थे उसी अग्नि में। तो ये उस समय हुआ करता था चोल के समय पे, राइट। तो यानी कि मान के चलो कि कितने लॉयल और कितना गहरा संबंध राजा का बॉडीगार्ड के साथ हुआ करता था। और इवन राजा के लिए जो भी बॉडीगार्ड बनते थे उनको पता होता था कि जब भी राजा मरेगा तो मुझे भी जो है वो अग्नि देनी पड़ेगी। मतलब कि कोई भी बॉडीगार्ड अपनी लॉयल्टी जो है वो राजा के अगेंस्ट जो है वो खराब नहीं कर सकता था, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि अब वो लॉयल नहीं होगा तो राजा मारा जाएगा, और राजा मारा जाएगा तो उसको पता है कि फिर उसको भी उस अग्नि में कूदना पड़ेगा। तो उसके बॉडीगार्ड इतने लॉयल होते थे, यानी कि राजा को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी जी जान लगा देते थे वो, और बाई चांस अगर राजा मर गए तो उनको भी फिर जो है वो मरना पड़ेगा, राइट। तो ये वाली चीज हम लोग को देखने को मिलती थी। तो इस प्रकार की चीज चलती थी और ऐसा मार्को पोलो ने बताया था। अब रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होता था, आप देखो पूरे इतने बड़े एम्पायर को चलाने के लिए खर्चा पानी तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो चोल्स जो थे वो बहुत ही ज्यादा अटेंशन देते थे इरिगेशन के ऊपर, क्योंकि उन्हें पता था कि जमीन जो है वो उपजाऊ बनेगी तब जाकर हमारा जो पूरा साम्राज्य है वो अच्छे से चल सकेगा। क्योंकि पहले के समय पे लोग ऑब्वियसली बात है जीने के लिए सभी आज के समय पे भी खाना चाहिए, बट पहले उतना जो है वो ऑक्यूपेशन, रेवेन्यू और बिजनेस इस प्रकार की चीज उतनी ज्यादा नहीं होती थी। तो पता था कि यार खाना तो हमें सब लोग को प्रोवाइड कराना है, और प्रजा खुश है तो ऑब्वियसली बात है एम्पायर अच्छे से चलेगा, नहीं तो फिर लोग जो है वो लॉयल्टी खोने लगेंगे, प्रजा भी जो है वो खुश नहीं होगी, तो फिर वो भी पसंद नहीं करेगी राजा को, वो दूसरी जगह जो है वो सोचेगी, विचार करेगी, राइट, या फिर जो है वो युद्ध छेड़ देगी, राइट, अपने ही राजा के साथ। तो ये वाली चीज भी हम लोग को देखने को मिलती थी। ऐसा होता था ना कि जैसे कि एक बड़ा एम्पायर है, उसमें हम लोग को जैसे कि जो लोग देखने को मिलता है, अलग अलग प्रोविंस हम लोग को देखने को मिलती है, वहां पे अगर राजा जो है वो उनकी सही तरीके से देखभाल नहीं कर रहा तो ऑब्वियस ही बात है कि ये फिर लड़ेंगे,
राइट, लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग को डिसलॉयल्टी देखने को मिलेगी राजा के साथ। तो ये सब चीजें उनको पता थी, तो इसलिए उन्होंने इरिगेशन के ऊपर बहुत ध्यान दिया। इन्होंने नदियों का उपयोग किया, जैसे कि कावेरी नदी इस पर्पस के लिए, राइट, सिंचाई वगैरह के लिए। फिर राजा राजा वन ने लैंड सर्वे भी कंडक्ट कराया, जैसे मैंने आपको बताया था। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि चोल एम्पायर में लैंड सर्वे किसके द्वारा कंडक्ट किया था? राजा राजा वन के द्वारा, राइट, उस समय पे, क्योंकि उन्हें सरकार के शेयर को फिक्स करना था लैंड रेवेन्यू के, कि यानी कि जमीन कितनी उपजाऊ है और फिर वो कितना प्रोडक्शन करेगी, फिर उसमें कितना टैक्स जो है वो सरकार को मिल सकेगा। तो और ऐसा होना चाहिए कि पीजेंट भी खुश हो, राइट, यानी कि फार्मर्स वगैरह भी खुश हो, नहीं तो फिर दिक्कत आ जाए। तो इसके लिए इन्होंने टैक्स वगैरह शुरू करने के लिए लैंड सर्वे किया। इसके अलावा लैंड टैक्स के अलावा इनकम जो थी वो टोल्स से भी ली जाती थी। जो टोल्स वगैरह होते हैं ना, जब भी, यानी कि एक प्रोविंस से दूसरी प्रोविंस में अगर कोई सामान आ रहा है तो उसमें चार्ज किया जाता था, राइट। प्रोफेशनल्स से टैक्सेस लिए जाते थे, आर्टिस्ट वगैरह से टैक्स वगैरह लिए जाते थे, पेंटर से टैक्स लिए जाते थे, राइट। और इसके अलावा लूट की जाती थी, यानी कि आसपास के एरिया पर लूट जब मचाई जाती थी तो उससे भी पैसा आता था। तो ये सब कुछ तरीके थे जिससे कि इनकी इनकम जो है वो होती थी, राइट, और इनका एडमिनिस्ट्रेशन चलता था। अब प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होता है? जैसे मैंने आपको बताया कि श्रीलंका को इन्होंने एक प्रोविंस बना दिया था, राइट। तो चोल एम्पायर जो था 9 प्रोविंस में डिवाइडेड था, जिसे हम लोग मंडलम कहते हैं। क्वेश्चन आ सकता है मंडलम क्या है? तो चोल एम्पायर में मंडलम जो है वो प्रोविंस को कहा जाता था, राइट। और हर एक प्रोविंस को मेंटेन करने के लिए गवर्नर स्थापित होता था वहां पर, और गवर्नर जो थे उन्हें क्या कहा जाता था? मंडला मुंडालीज, मंडला मुडालीज। तो ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखना कि गवर्नर को मंडला मुडालीज जो है वो कहा जाता था, जो प्रोविंस को जो है वो देखभाल करे, प्रोविंस की, प्रोविंस को चलाए राजा के बिहाफ में। और उनको सैलरी दी जाती थी जमीन के फॉर्म में, तो उनको जमीन जो है वो प्रोवाइड कर दी जाती थी। और उनको क्या करना होता था? उनको आर्मी को मेंटेन करना होता था, पूरे रिसोर्सेज को देखना होता था कि सब ठीक ठाक से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, पीस को मेंटेन करना होता था, वहां पर शांति बना के रखनी होती थी अपनी अपनी टेरिटरीज में। तो ये वाली चीज हम लोग को देखने को मिलती थी प्रोविंसेस के अंदर। अब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी हुआ करता था। अब प्रोविंस जो थी वो डिस्ट्रिक्ट में डिवाइडेड थी, ठीक है। जैसे कि हमारे यहाँ होता है कि राज्य है, राज्य के अंदर हमें देखने को मिलता है कि इस प्रकार से आप समझो, जैसे कि जो हमारी जो स्टेट्स है वो प्रोविंस हुआ करती हैं, राइट। आपको पता होगा कि जैसे कि पहले जो है वो हम लोग को देखने को नहीं मिलता था कि यूनाइटेड प्रोविंस, जो उत्तर प्रदेश जो हम लोग को देखने को मिला, और भी भाग जो है वो कर दिए गए। तो पहले प्रोविंस हुआ करती थी, एक बड़ा लार्ज एरिया, राइट, जिसको गवर्नर कंट्रोल करते थे। फिर उसके बाद छोटे छोटे एरिया जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो वैसे भी वहां पर डिस्ट्रिक्ट हुआ करती थी, राइट, चोल एम्पायर में भी। तो प्रोविंसेस जो थी वो डिस्ट्रिक्ट में डिवाइडेड थी, राइट, जिसे हम लोग नादूस बोलते थे। तो चोल एम्पायर में नादू क्या है? तो वो आप ध्यान में रखना, डिस्ट्रिक्ट। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। मंडलम क्या है? प्रोविंस। तो ये चीज याद रखने वाली है, राइट। इससे चाहो तो इससे रिलेटेड एक सेपरेट नोट बना लो, इसके आमने सामने लिख दो। नाडू जो है वो क्या है? डिस्ट्रिक्ट है। मंडलम जो है वो क्या है? प्रोविंस है। और लगभग 500 ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स हम लोग को देखने को मिलती थी, और इन डिस्ट्रिक्ट को चलाती थी ऑटोनॉमस असेंबली, जिसे नट्टर कहते हैं। जैसे कि गवर्नर जो है वो प्रोविंस को चलाते हैं, जिसे हम लोग मंडाला मुडालीज कहते हैं, वैसे ही डिस्ट्रिक्ट को चलाने के लिए एक असेंबली थी जिसे नटर नाम दिया गया था, नटर, ठीक है। तो ये वाली चीज आपको ध्यान में रखना, नाडू को चलाने के लिए नटर, राइट, और नाडू जो है वो डिस्ट्रिक्ट है। अब लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, अब वापस यानी कि अब गांव वाली चीज आ गई। हमारे यहाँ भी जैसे होता है ना स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, गांव, वैसे ही वाली चीज यहां पर बताई जा रही है। इसी प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग को देखने को मिलता है। तो यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर 2 प्रकार के गांव हुआ करते थे, राइट, चोल एम्पायर के अंदर। एक जो गांव था उसमें वो लोग रहते थे जो अलग अलग कास्ट से बिलोंग करते हैं, राइट। और इनको चलाने के लिए जो असेंबली हुआ करती थी वो, यानी कि इन गांव को मेंटेन करने के लिए, मैनेज करने के लिए जो असेंबली थी उसको उर कहते थे, उर, राइट। और फिर दूसरा जो टाइप था जिसे हम लोग अग्रहारा टाइप कहते थे, ये ऐसा गांव था जिसमें सिर्फ ब्राह्मण्स रहते थे। तो मतलब अदर कास्ट वाले लोग एक गांव में रहते थे और ब्राह्मण्स के लिए एक दूसरा गांव था। और इसमें ज्यादातर जमीन जो थी वो रेंट फ्री थी, उसमें कोई भी पैसा जो है वो राजा नहीं मांगता था, यानी कि पूरी रेंट फ्री जमीन हुआ करती थी। और असेंबली इस अग्रहारा की जो थी, राइट, इस विलेज की, उसमें सभी एडल्ट मैन जो ब्राह्मण विलेज के हम लोग को देखने को मिलते थे, यानी कि जो ब्राह्मण विलेज के जितने भी एडल्ट मैन हैं वो एक सभा क्रिएट करते थे, या और इसे महासभा भी कहते थे। तो इसको मैनेज करें, जैसे उर है, उर जो मैनेज की जाती है वो वहां पर, यानी कि अलग अलग कास्ट के जो लोग हैं वो फिर एक असेंबली क्रिएट करते हैं, राइट। तो जैसे उर कहते हैं उस गांव को मैनेज करने के लिए, वैसे ही ब्राह्मण वाले गांव को मैनेज करने के लिए सभा या फिर महासभा थी चोल एम्पायर के अंदर, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और ये विलेज जो है ये बहुत सारी ऑटोनॉमी एंजॉय करते थे, यानी कि इनको बहुत सारी फ्रीडम जो है वो दी गई थी, राइट। और विलेज के जितने भी अफेयर्स हैं उसको मैनेज किया जाता था एक एग्जीक्यूटिव कमेटी के द्वारा। इसमें एजुकेटेड लोग होते थे जिनकी खुद की प्रॉपर्टी होती थी, इन्हें इलेक्ट किया जाता था
या तो लॉट्स को ड्रॉ करके, मतलब कि पर्ची निकलवा के कि बॉक्स के अंदर पर्ची डाल दी, जिसका भी नाम आएगा वो जो है वो इलेक्ट हो जाएगा, राइट, इस एग्जीक्यूटिव कमेटी में पूरे विलेज को मैनेज करने के लिए, विलेज के जितने भी मुद्दे हैं उसको करने के लिए, जैसे कि कोई लड़ाई हो गई तो उसकी सुनवाई करना, या किसी चीज की कमी हो रही है विलेज में तो उसकी देखभाल करना, राइट। या फिर रोटेशन वाइज एक एक करके लोग को जो है वो मौका दिया जाता था एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर बनने का, और ये हर 3 साल में रिटायर होते थे, यानी कि 3 साल में एक नया नया मेंबर हम लोग को एग्जीक्यूटिव कमेटी में देखने को मिलता था। और दूसरी भी कमिटीज हुआ करती थी, जैसे कि हम लोग को देखने को मिलता था लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने की कमेटी, एक्सेस असेसमेंट की कमेटी, यानी कि चेक करने की कि कितना पैसा आया कितना नहीं आया, राइट। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की कमेटी थी, और भी दूसरी कमेटी थी, बट एक जो बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी थी वो थी टैंक कमेटी, जो कि पानी के डिस्ट्रीब्यूशन को देखती थी। मैंने आपको बताया ना कि यहां पर इन लोग पानी के ऊपर मेनली फोकस करते थे, इरिगेशन के ऊपर मेनली फोकस करते थे, स्टार्टिंग में हमने बात करी। तो टैंक कमेटी जो थी वो पानी किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट होगा उसको देखती थी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेटी थी। तो वही चीज मैंने आपको बताई कि यहां पर इनका एक अलग सेक्रेटेरिएट भी था, डिपार्टमेंट सिस्टम भी हम लोग को देखने को मिलता था, एग्जीक्यूटिव कमिटीज थी यहां पर। कितनी बढ़िया बात है ये। और महासभा जो ब्राह्मण्स की जो हम लोग को देखने को मिलता था, जो असेंबली थी, तो इसके पास बहुत सारे अधिकार थे, जैसे कि नई जमीन जो है वो सेटल करना, यानी कि किसी को नई जमीन अलॉट करना, राइट। ओनरशिप राइट जो है वो एक्सरसाइज करना उस पर, यानी कि उस जमीन की ओनरशिप जो होगी उसका अधिकार किसके पास होगा, तो उसकी देखरेख करना, उसको डिसाइड करना, राइट। ये लोन्स भी जो है वो उठा सकती थी ये वाली महासभा, और विलेज के लिए, राइट। और टैक्सेस वगैरह भी इंपोज कर सकती थी कि टैक्सेस जो है वो किन किन चीजों में क्या क्या लगने वाले हैं, तो इसके पास ज्यादा पावर थी, राइट, महासभा के पास, ब्राह्मण असेंबली के पास। और चोल के जैसे विलेज में हमने देखा, राइट, हमने बात करी इसके बारे में, पूरी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की हमने बात करी, विलेजेस की बात करी, तो इसके अंदर हमने देखा कि देखिए कितनी मतलब बेहतरीन सिस्टम, यानी कि प्रॉपर वेल डिफाइंड सिस्टम। इसीलिए तो ये एम्पायर जो है वो चोल एम्पायर ग्रो किया, इसलिए तो इसने इतने सारे एरियाज पर कैप्चर किया, क्योंकि सिस्टम बहुत बढ़िया चल रहा था, किसी भी प्रकार का डिस्प्यूट नहीं हो रहा था, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, राइट, बेहतरीन तरह से चल रहा था, राइट। तो ये वाली चीज हमने देखी। और फिर बाद में जाकर बट इशू ये हुआ कि जब फ्यूडलिज्म ग्रो किया, राइट, तब इनकी जो फ्रीडम थी उसमें रेस्ट्रिक्शंस लगना शुरू हो गया धीरे धीरे करके, राइट। तो वो चीज हमने देखी, यानी कि जब दूसरे लोग जैसे कि गवर्नर जो है वो ज्यादा पावर उनको जब मिलना शुरू हुई, तो उन्होंने प्रेशर क्रिएट करना शुरू कर दिया इनके ऊपर, राइट। इनसे और टैक्सेस वसूलना शुरू किए, क्योंकि ग्राउंड लेवल पर तो यही है, राइट, यही वाला सिस्टम हम लोग को देखने को मिल रहा है, विलेज वाला, राइट। लोकल ऑटोनॉमी जो उनको दी हुई थी, जो फ्रीडम उनको दिया हुआ था, पावर्स दी हुई थी, वो धीरे धीरे करके कम होना शुरू हो गई, राइट, क्योंकि जब स्ट्रेस आना शुरू हुआ बाद में चल के, राइट, चोल एम्पायर के ऊपर, तब ये सब चीजें हमें देखने को मिली, राइट। बट इनिशियली इन्होंने बहुत बेहतरीन सिस्टम जो है वो मेंटेन करके रखा था। अब चोल की सोसाइटी के बारे में आपको बताना चाहिए कि किस प्रकार की वहां पर सोसाइटी थी। तो 4-फोल्ड वर्ण सिस्टम जो है, वर्ण सिस्टम 4-फोल्ड वाला कौन सा है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये वाला सिस्टम वहां पर हम लोग को नहीं देखने को मिलता था। और ब्राह्मण्स को हालांकि वहां पर बहुत ज्यादा प्रिविलेजेस दी हुई थी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ब्राह्मण का एक अलग गांव था, वो अलग ही रहते थे, राइट, रेस्ट ऑफ द सोसाइटी से। और इनको इवन टैक्स नहीं देना पड़ता था, एग्जेम्प्टेड थे ये, किसी भी जमीन की उनको कीमत नहीं देनी होती थी, राइट। और ये कंट्रोल कर सकते थे जितने भी रिलीजियस और इकोनॉमिक पावर्स हैं, उस पर इनका कंट्रोल बहुत अच्छा हुआ करता था। जैसे मैंने आपको बताया कि किसको टैक्स अलॉट करना है, मतलब लैंड किसको अलॉट करनी है, जमीन किसको अलॉट करनी है, टैक्सेस किस प्रकार के होंगे, तो वो महासभा जो है वो देखती थी। महासभा किसकी थी, ब्राह्मणों की थी, राइट। हमें असेंबली हमें देखने को मिली थी विलेज लेवल पे। और चोल एम्परर्स जो चोल के शासक जो थे, वो अपने आप को बोलते थे कि वो सोलार या फिर लूनार डायनेस्टी के, यानी कि सूरज की डायनेस्टी के, यानी कि सूर्य डायनेस्टी से ये बिलोंग करते हैं। और इन्होंने क्षत्रिय स्टेटस क्लेम किया हुआ था, ये बोलते थे कि हम क्षत्रिय हैं, राइट। और अपने आप को ब्रह्म क्षत्रिय जो है ये कहते थे, ब्रह्मा क्षत्रिय कहते थे, ठीक है। तो ये वाली चीज आप लोग को थोड़ी सी ध्यान में रखनी, क्वेश्चन ये आ सकता है, ब्रह्म क्षत्रिय जो है वो इन फलाना डायनेस्टी में से कौन सी डायनेस्टी अपने आप को कोड करती थी, तो वो चोल डायनेस्टी, आप ध्यान में रखना। इनकी ट्रेडिंग कम्युनिटीज जो थी, ये वैश्य स्टेटस इनका हम लोग को देखने को मिलता था, इनकी ट्रेडिंग कम्युनिटी का, यानी कि जो व्यापार वगैरह में इन्वॉल्व थी। और ये अपने आप को कामती, वाणिज्य और चेतियार कहते थे। तो क्वेश्चन आ सकता है, कामती, वाणिज्य और चेतियार जो है वो कौन सा स्टेटस इनको प्राप्त है, तो वैश्य स्टेटस इनको प्राप्त है। ट्रेडिंग कम्युनिटी है, व्यापार करती है ये, राइट, चोल के अंदर। और जो रेस्ट ऑफ द सोसाइटी थी वो सत शूद्र और असत्य शूद्र में जो है वो डिवाइडेड थी, यानी कि इसके अलावा ब्राह्मण और क्षत्रिय के अलावा जो पूरी जो दूसरी सोसाइटी थी वो सत्य शूद्र और असत्य शूद्र में जो है वो डिवाइडेड थी। आप देखो, सत्य शूद्र यानी कि जो थोड़ी हाई कास्ट के हैं, और असत्य शूद्र यानी कि जो थोड़ी सी लो कास्ट के हम लोग को देखने को मिलते हैं। आप देखो, सत्य शूद्र की बात करें तो हायर
शूद्र की अगर हम लोग बात करें, यानी कि जो थोड़ी हाई क्लास के, हाई कास्ट के हम लोग को देखने को मिलते हैं, जैसे कि काइकोलास, राइट। तो ये वीवर्स थे, यानी कि बुनने वाले थे, यानी कि बुनाई वगैरह करते थे ये, राइट। टैक्स वगैरह कलेक्ट करते थे टेम्पल्स के बिहाफ में ये लोग, राइट, कि टेम्पल्स जैसा बोलती थी उसके अकॉर्डिंग लोगों से टैक्स कलेक्ट करते थे। इसके अलावा सलियास की अगर हम लोग बात करें तो ये भी बुनाई वाले थे और ये कपड़े बनाते थे रॉयल फैमिलीज के लिए, राइट। तो ये वाली चीज आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। वेलास की बात करें तो ये पीजेंट्री में इन्वॉल्व थे, यानी कि किसान वगैरह का काम करते थे, यानी कि खेतों में काम करते थे ये, राइट। और ये भी सत्य शूद्र के अंडर आते थे। तो जो बुनाई वाले होते थे, वीवर जो होते थे, तो वो लोग जो थे वो हायर कास्ट के हम लोग को देखने को मिलते थे। और इसके एग्जाम्पल के तौर पर काइकोलास, सलियास और वेलास, आपको ये चीज थोड़ी सी ध्यान में रखनी है कि ये हायर कास्ट में हम लोग को देखने को मिलते थे चोल के अंदर। और असत्य शूद्रा यानी कि लोअर शूद्रा थी ये, राइट, इनकी कास्ट थोड़ी सी कम थी, राइट। और इसमें हम लोग को पराइयान्स और चकलियान देखने को मिलते थे, ठीक है। इनके नाम जो थे पराइयान और चकलियान कम्युनिटी इनकी हम लोग को देखने को मिलती थी। अनटचेबिलिटी वहां पर थी चोल सोसाइटी में, राइट। स्लेवरी वहां पर थी, स्लेव्स को इवन इंपोर्ट भी किया जाता था, क्योंकि मैंने आपको बताया कि चोल के संबंध जो थे वो दूसरी कंट्रीज के साथ भी थे, दूर दराज से भी थे। जैसे कि चाइना की हमने बात करी थी, राइट, डिस्कस किया था चाइना के बारे में, सुमात्रा के बारे में भी इनकी लड़ाई चल रही थी उनके साथ, राइट। तो उसके बारे में बात किया था। मॉलदीव्स हो गया, राइट, और इसके अलावा श्रीलंका हो गया। तो लोग स्लेव्स वगैरह वहां से बुलाते थे। महिलाओं की पोजीशन मिक्स थी, मिक्स। जो क्वींस जो थी उनको देवीज कहते थे, यानी कि रानियों को देवी कहा जाता था, राइट। और उन्हें रिस्पेक्ट किया जाता था, ऑनर किया जाता था। बट वहां पर देवदासी भी थी, देवदासी जो मंदिरों में काम करने के लिए जो महिला हम लोग को देखने को मिलती थी। ये ऐसी महिला होती हैं जो अपना पूरा जीवन मंदिरों में न्यौछावर कर देती हैं। इनको इवन ये भी कहा जाता है कि इनकी शादी भगवान से करा दी गई है, जिससे कि ये भगवान की पूरी लाइफ लॉन्ग तक जो है वो देखभाल करेंगी। वहां पर हम लोग को प्रोस्टिट्यूट्स भी देखने को मिलती थी, जिनको गणिकास कहते हैं, राइट। तो वो वाली चीज भी सोसाइटी में देखने को मिलती थी। तो ये वाली चीज भी आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए। और चोल की सोसाइटी जो थी वहां पर हमें देखने को मिलता था टेंशन भी थी, यानी कि आपस में कम्युनिटीज एक दूसरे से झगड़ती भी थी, राइट। जैसे कि ब्राह्मण्स वेलास के साथ जो है वो इनका झगड़ा होता रहता था, राइट। हाई कास्ट और अनटचेबल्स के बीच में झगड़ा हम लोग को देखने को मिलता था। ककाई कोलास और सोलियास, यानी कि दोनों ही हायर कास्ट हैं, बट उनके बीच में भी झगड़ा हम लोग को देखने को मिलता था। इश्यूज, टेंशंस देखने को मिलती थी। वेलंगाई जो राइट हैंडर्स होते हैं और इदनगाई जो लेफ्ट हैंडर्स होते हैं, उनके बीच में भी हम लोग को झगड़ा देखने को मिलता था। मुदाली जो लैंड ओनर जो होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया मुदाली के बारे में, राइट, जिनकी खुद की जमीन है। और अदीमाई जो स्लेव्स होते हैं, उनके बीच में झगड़ा। और सबसे बड़ा झगड़ा होता था शैवाइट्स, यानी कि जो शिव जी को फॉलो करते हैं, और वैष्णवाइट जो विष्णु जी को फॉलो करते हैं, उनके बीच में सबसे बड़ा झगड़ा देखने को मिलता था। इवन ये भी सामने आया, इतना बड़ा झगड़ा था कि जो रामानुज है, मैंने आपको पढ़ाया भी है करंट अफेयर्स के लेक्चर में रामानुज जी के बारे में, राइट, आचार्य रामानुज जी के बारे में। तो मरवा दिया था चोल रूलर कुलो टुंगा वन के द्वारा रामानुज जी को मरवा दिया गया था, क्योंकि वो वैष्णविज्म को प्रमोट करते थे। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि रामानुज आचार्य जी को किसके द्वारा मरवाया गया था? तो चोल शासक के द्वारा, और उनका नाम है कुलो टुंगा वन, ठीक है। तो ये वाली चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। अब व्यापार कैसा होता था वहां पर? तो बहुत बेहतरीन व्यापार होता था, राइट, क्योंकि इनके लिंक्स जो थे पूरे साउथ इंडिया के साथ थे, श्रीलंकन के साथ थे, साउथ ईस्ट एशिया के साथ थे, इवन चाइना के साथ इनके लिंक थे। और यह भी कहा जाता है कि यहां पर 72 कमर्शियल टाउन्स थे, जिसको नगराम्स के नाम से जाना जाता था। और यहां पर काफी सारे ट्रेडर्स की यूनियन थे, गिल्ड्स थे, काफी सारे ट्रेड गिल्ड्स, यानी कि काफी सारे लोग जो थे जो ट्रेड में इन्वॉल्व थे, ग्रुप्स थे जो ट्रेडर्स के हम लोग को देखने को मिलते थे। और काफी इंपॉर्टेंट इनमें से मनीग्रामन और अवोलू 500, राइट। तो ये सब गिल्ड्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, ग्रुप्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं ट्रेडर्स के, राइट। इसमें हम लोग को देखने को मिलता था नुवरूवर और नाना देसी, वीरा वलंजियर, वीरा बलांजू और अंजू वन्नन। तो इन नाम से जो है वो इन्हें पुकारा जाता था, राइट। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रामम हम लोग को जो देखने को मिलते थे। फिर महाबलीपुरम और कावेरी पट्टनम, ये इंपॉर्टेंट पोर्ट सेंटर थे। मैंने आपको बताया ना कि चोल जो है वो नेवी भी, इनके पास काफी अच्छी नेवी थी चोल के पास। तो देखो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि महाबलीपुरम जो है उसको नॉर्थ और कावेरी पट्टनम को नॉर्थ में है या साउथ में है, यानी कि दोनों एक दूसरे के नॉर्थ में है या साउथ में है, ऐसा इस टाइप से अगर क्वेश्चन आ जाए कि ऊपर कौन है नीचे कौन है, तो ये वाली चीज भी आपको पता होनी चाहिए। महाबलीपुरम हम लोग को यहां पर देखने को मिल रहा है, उसके नीचे उसके साउथ में जो पोस्ट है वो पोर्ट है जो वो कावेरी पट्टनम का है। तो देखो याद रखिएगा, महाबलीपुरम ऊपर है, कावेरी पट्टनम नीचे है। ऐसे क्वेश्चन भी कई बार आ जाते हैं, नॉर्थ टू साउथ में इसको अरेंज करो, राइट। तो ये वाली चीजें थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। और जो असेंबलीज हैं
नागरम्स की, राइट, यानी कि नागरम क्या है, कमर्शियल टाउन्स। तो कमर्शियल टाउन्स को मैनेज करने के लिए जो असेंबलीज बनाई गई हैं उसको नागरट्टर नाम दिया हुआ है। जैसे कि हमने बात करी ना कि ब्राह्मण के गांव को मैनेज करने के लिए जो हम लोग को देखने को मिलता था कि जो असेंबली है उसे हम लोग क्या बोलते थे, महासभा या सभा। और जो दूसरे कास्ट के जो लोग हैं जो गांव में रह रहे हैं उसको मैनेज करने के लिए पूर्व को जो असेंबली है उसे हम लोग उर कहते हैं, राइट। तो ये वाली चीज अभी मैंने आपको पढ़ाई। वैसे ही जो कमर्शियल टाउन्स हैं यहाँ पर जो 72 थे पूरे, उसको मैनेज करने के लिए जो असेंबली थी वो नगरटर्स हम लोग को देखने को मिलती थी। और कमर्शियल टाउन जो है वो क्या है, नागरम। नागरम कमर्शियल टाउन है। और जितना भी हम लोग को देखने को मिलता था कि जो ये ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होते थे उन्होंने फोर्टिफाइड सेटलमेंट किया हुआ था। मतलब कि ये जितने भी टाउन्स थे, राइट, जो ट्रेड वगैरह करते थे, तो ऐसे टाउन का फोर्टिफिकेशन था। मतलब कि उन्होंने अपने आप को पूरा घेर के रखा हुआ था, राइट। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये फोर्टिफिकेशन है कि पूरे एरिया को जो है वो कैप्चर कर लिया और वहां पर वो रहते थे, ठीक है। और इस चीज को ये बोलते थे। तो ईरीवीर पट्टिनाम्स जो है वो इस जगह को कहा जाता है, इस प्रकार के एरिया को, यानी कि कमर्शियल टाउन को इन्होंने फोर्टिफाई किया हुआ है। यहाँ पर ये रहते थे जितने भी ट्रेडर्स थे या ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन जो इन्होंने बना के रखा हुआ था, राइट। तो ये बेसिकली इनको नाम दिया ईरीवीर पट्टिनाम्स। और ये ट्रंक रोड्स पे हम लोग को देखने को मिलते थे। आर्मी इन्हें प्रोटेक्ट करके रखती थी क्योंकि पूरा सामान वगैरह ये लोग बनाते थे ना, यहाँ पे ट्रेड करते थे, उसका सामान वगैरह रहता था, राइट। आर्मी कंटोनमेंट्स उनको प्रोटेक्ट करके रखती थी। और जिसे हम लोग कहते हैं आर्मी कंटोनमेंट्स को निलाई पड्डाई, राइट। और यहां पर ज्यादातर बार्टर सिस्टम चलता था, यानी कि एक सामान दो दूसरा सामान लो, इस प्रकार की चीज होती थी। इवन पैडी जो होता था, धान जो होता था, उसको भी एक्सचेंज के तौर पर यूज किया जाता था। यहां पर गोल्ड कॉइन भी थे जिसको पोन, कासू या फिर कलंजू नाम दिया गया था, जिसका उपयोग किया जाता था। सिल्वर कॉइन्स भी हुआ करते थे यहाँ पर। तो ये वाली चीज भी आप ध्यान में रखिएगा। और कुछ चोल शासक जो थे वो उन्होंने एम्बेसीज इंडोनेशिया में, कंबोडिया में, चाइना में भी भेजी हुई थी, राइट। और टेम्पल्स जो चोल पीरियड में हुआ करते थे, ये यहाँ पर सिर्फ धार्मिक चीजें नहीं होती थी बल्कि ये ऐसे सेंटर थे जहां पर आर्ट और क्राफ्ट्स का डेवलपमेंट होता था। यानी कि वहां पर प्रोफेशनल्स होते थे जो कि आर्ट और क्राफ्ट में इन्वॉल्व रहते थे, वेरियस चीजों को बनाते थे, राइट। काफी सारे स्टोन कटर्स, बुनाई वाले लोग, घड़े को बनाने वाले लोग, तेल बनाने वाले लोग, और ब्रॉन्ज का काम करने वाले लोग, यानी कि जो अलग अलग मेटल्स वगैरह जो होता है वो बनाते हैं, वो अलग अलग, जैसे कुछ चीज हो गई बना ली, अभी मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। ये ब्रॉन्ज की एक बेहतरीन मूर्ति हम लोग को चोल एम्पायर की देखने को मिलती है, शिव जी की मूर्ति, राइट, जो नटराज वाली जो मूर्ति है, तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो ऐसे लोग, ऐसे आर्टिस्ट, तो ये मंदिरों में ही रहते थे, मंदिरों के कॉम्प्लेक्स में रहते थे। और मंदिर फिर एक सेंटर बन गया था जहां पर कमोडिटीज एक्सचेंज होती थी। तो मंदिर जो था, टेम्पल जो था, वो सिर्फ रिलीजियस एक्टिविटी के लिए नहीं था बल्कि ट्रेड के लिए भी जाना जाता था, ठीक है। मंदिर टैक्स कलेक्ट करता था क्राफ्टमैन से, ट्रेडर से, पीजेंट से। मैंने आपको बोला ना कि प्रोफेशनल से भी टैक्स कलेक्ट किए जाते थे यहाँ पर चोल एम्पायर के अंदर। तो अभी हमने रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में डिस्कस किया था, याद आ रहा है। तो वो यही वाली चीज है यहाँ पर। टेम्पल्स को जमीन मिलती थी डोनेशन के तौर पर राजाओं से, राइट, और उनके फॉलोअर्स से, राइट। तो ये वाली चीज हम लोग को देखने को मिलती थी, बहुत सारी चीजें टेम्पल्स को मिल जाती थी। इसके अलावा आप बात करते हैं थोड़े से आर्ट के बारे में कि चोल में किस प्रकार के आर्ट थे। तो वहां पर म्यूजिक कैसे चलता था। तो देखो, म्यूजिक जो था वोकल भी था और इंस्ट्रूमेंटल भी था। इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह हम लोग को देखने को मिलते थे जिनके कुछ नाम है, वीणा हो गया, बंसी हो गई, फ्लूट हो गया, कुदामुला हो गया। तो ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं, राइट। और देवदासीज भी जो थी वो म्यूजिशियन थी और सिंगर्स भी थी, राइट। जो मंदिरों में, मैंने आपको बताया ना, मंदिरों की देखभाल के लिए उनको रखा जाता था, देवदासीज को। डांस भरतनाट्यम यहां पर हुआ करता था, राइट। और भरतनाट्यम में एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, इस डांस के बारे में जो है वो नाट्य शास्त्र में लिखा हुआ है। और नाट्य शास्त्र जो है वो रूल्स हम लोग को भरत मुनि के देखने को मिलते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है कि नाट्य शास्त्र बुक में रूल्स जो है वो किसके लिखे हुए हैं, भरत मुनि के। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और इसी रूल्स के आधार पर भरतनाट्यम जो है वो यहां पर हुआ करता था चोल के अंदर, राइट, चोल किंगडम में। और ड्रामा यहाँ पर कैसे हुआ करता था, तो लोगों के मौज के लिए ड्रामा भी करते थे ये लोग। मंदिर के प्रेमाइस में जो है वो वेरियस एक्टिविटी होती थी, थिएटर होता था, ड्रामा करते थे ये लोग, राइट। यानी कि अलग अलग थीम्स पर जो है वो ड्रामा हुआ करता था। पेंटिंग की बात करें तो पुराण की थीम पर पेंटिंग करते थे ये लोग। इवन जैसे अगर हम लोग बात करें राजा राजेश्वर मंदिर की, तो जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, राजा राजेश्वर मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जिसे जाना जाता है। तो इनकी दीवारों पर हमें देखने को मिलता था कि पुराण की थीम जो थी वो पेंट की गई थी। इसके अलावा गंगाई कोंडा चोलपुरम मंदिर, जैसे कि जब हमने देखा था कि राजेंद्र वन ने, जब हमने देखा कि वहां तक चले गए थे, बंगाल तक चले गए थे ये, राइट, गंगा नदी तक पहुंच गए थे ये, उस एरिया को इन्होंने कैप्चर कर लिया था। बंगाल के पालास को इन्होंने जो है वो निपटा दिया था, हटा दिया था, राइट, यानी कि हरा दिया था, उन लोग को डिफीट कर दिया था। तब जाकर गंगई कोंडा चोलपुरम इन्होंने बना दिया और वहीं पर ही मंदिर भी बनाया था जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो वो वाले मंदिर हो गए, तो वहां पर भी पेंटिंग्स वगैरह थी। फिर नटराज मंदिर जो हम लोग को
चिदम्बरम में देखने को मिलती है, तो वहां पर भी पेंटिंग्स थी और वो पुराण की थीम के ऊपर आधारित पेंटिंग थी। ऐसा बोला जाता है कि एक मार्को पोलो की भी पेंटिंग हम लोग को बृहदेश्वर मंदिर में देखने को मिलती है, जो कि तंजौर में है। तो क्वेश्चन आएगा बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है? तंजौर में। तो वहां पर बोला जाता है कि मार्को पोलो की भी एक पेंटिंग जो है वो बनी हुई है। और भगवान शिव की बात करें गाइस, तो भगवान शिव के नाचते हुए फॉर्म में भी हम लोग को एक देखने को मिलता है कि इस प्रकार के स्कल्पचर जो है वो वहां पर मौजूद है, राइट, हम लोग को देखने को मिलता है। तो ये ऐसी भी इमेजेस वहां पर हैं, पेंटिंग्स हैं इस प्रकार की, राइट, गंगाई कोंडा चोलपुरम मंदिर में। तो ये वाली चीज भी आप थोड़ी सी ध्यान में रखना। क्वेश्चन आ सकता है कि भगवान शिव का जो डांस फॉर्म है उसका स्कल्पचर जो है वो कहां पर बनाया हुआ है, यानी कि किस मंदिर में है? तो गंगाई को कोंडा चोलपुरम मंदिर में हमें देखने को मिलता है। और स्कल्पचर की और बात करेंगे, जैसे कि ब्रॉन्ज की इमेज नटराज की, जैसे ये वाली इमेज ब्रॉन्ज की नटराज की, भगवान शिव डांस कर रहे हैं, राइट। तो ये माना जाता है कि बहुत ही बेहतरीन आर्ट है चोल का, बेहतरीन आर्ट जिसका कोई कंपैरिजन नहीं है चोल का, वो यही वाला है, ब्रॉन्ज की इमेज जो नटराज की हमें देखने को मिलती है। तो ये वाली चीज है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब चोल के आर्किटेक्चर की बात करें, ये बिल्डिंग्स बनाते थे, रोड्स बनाते थे, तो किस टाइप के बनाते थे ये? तो ये चोल का जो आर्किटेक्चर के जो चीफ फीचर्स हैं, पहला तो द्रविडियन फीचर। तो द्रविडियन फीचर जो है वो पालाज ने इनकी शुरुआत करी थी, फिर बाद में इसको हमने देखने को मिला कि चोल ने ले लिया और नए फीचर्स इसमें ऐड कर दिए, नए फॉर्म्स ऐड कर दिए, जैसे कि गोपुराम, मंडपम और विमान। तो विमान वो वाला एरिया है जहां पर मंदिर के भगवान जो होते हैं, चीफ गॉड जो होते हैं, वो विराजमान रहते हैं, राइट। और गोपुराम यानी कि जो मंदिर का जो गेटवे होता है उसके ऊपर इस प्रकार का स्ट्रक्चर, वो गोपुराम हम लोग को देखने को मिलता है, कहलाता है। और इसके अलावा तीसरी चीज मंडपम। तो मंडपम बीच वाला एरिया जहां पर लोग खड़े होकर प्रेयर्स करते हैं, राइट, मंडपम में। और यहां पर हम लोग को देखने को मिलता है कि बैठते हैं लोग, राइट, होता है ना, ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो वो मंडपम हो गया, मंडप। तो ये वाली चीज है जिसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, डिफरेंशिएशन तीन चीजों का। और शुरुआत में जो गोपुराम है, गोपुराम यानी कि एंट्रेंस, वो उतना ज्यादा उस पर ध्यान नहीं दिया जाता था शुरुआती समय पर। फिर और ज्यादातर ध्यान जो दिया जाता था वो विमान पे दिया जाता था, ठीक है, विमान पे। फिर बाद में आकर गोपुराम पर भी ध्यान देना शुरू कर दिया, उसको भी बड़ा बनाना शुरू कर दिया लेटर स्टेज में, ठीक है। तो ये वाली चीज हमको देखने को मिली। फिर गोपुराम ज्यादा खूबसूरत बनने लगे, विमान उतने ज्यादा खूबसूरत नहीं बन रहे थे। फिर शुरुआत में विमान जो है जहां पर भगवान विराजमान रहते हैं, तो उसे कंस्ट्रक्ट किया जाता था सेलुलर मोड में, इस टाइप के मोड में, यानी कि उसे कंस्ट्रक्ट किया जाता था। जैसे कि अगर हम लोग बात करें राजा राजेश्वर मंदिर की, जिसे बृहदेश्वर मंदिर हम लोग कहते हैं, वो तंजौर में जो मंदिर है, राइट। तो वहां पर जो विमान है वो काफी सारी स्टोरीज में है, यानी कि मतलब काफी सारी मंजिलें जो है वो उस विमान पर हमें देखने को मिलती हैं। जैसे कि वो होता है ना कि जैसे बिल्डिंग की मंजिल है, कितनी मंजिल वाली बिल्डिंग है, तो वैसे ही यहाँ पर 13 मंजिल का विमान जो है वो बनाया हुआ है, राइट। और फिर बाद में विमान जो है उसे सर्कुलर कंसेप्ट में उपयोग में लिया गया है, जैसे कि नटराज मंदिर जो चिदम्बरम में है, तो उसमें जो विमान बना है वो सर्कुलर मोड का हम लोग को देखने को मिलता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा सर्कुलर है, ठीक है, गोल टाइप का हम लोग को देखने को मिल रहा है। अगर आप पीछे से इसके जाएंगे तो, जैसे कि इसके पीछे से आप देखेंगे तो ऐसा करके ये गोल टाइप का बना हुआ नजर आ रहा है। और जैसे कि इस मंदिर को देखें हम लोग, ये वाले मंदिर को, तो इसमें हम लोग को कैसे देखने को मिल रहा है? सर्कुलर सेलुलर फॉर्म में हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट। तो इस प्रकार का डिफरेंशिएशन आपको पता होना चाहिए। बृहदेश्वर मंदिर जो तंजौर में है गाइस, ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में हम लोग को देखने को मिलता है। इसमें 8 विमान है, राइट, 8 ऐसी जगह हम लोग को देखने को मिलती हैं जहां पर भगवान विराजमान है। और 8 कीपर्स ये डायरेक्शन के हम लोग को देखने को मिलते हैं, इसको अष्ट दिक्पालास कहते हैं। अब मैं आपको अष्ट दिक्पाला के बारे में बताऊं, तो अष्ट दिक्पाला जो है वो हिंदू के भगवान हैं, 8 डायरेक्शन में ये हम लोग को देखने को मिलते हैं। अष्ट का मतलब होता है 8, और दिक का मतलब क्या होता है? डायरेक्शन। और पालका का मतलब होता है गार्जियन। तो इसका मतलब है कि अष्ट दिक्पालकास जो है हिंदुइज्म के अंदर, वो ऐसे भगवान है जो कि 8 डायरेक्शन पर जिनका राज रहता है। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि किस मंदिर के अंदर 8 डायरेक्शन जो है वो बने हुए हैं, या अष्ट दिक्पालास हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो वो बृहदेश्वर मंदिर जो तंजौर का है वहां पर हम लोग को देखने को मिलता है। तो देखिए, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताइए अभी के अभी कि बृहदेश्वर मंदिर को किसके द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया। मैंने आपको इसका आंसर दिया था, अभी आपके लिए प्रैक्टिस है कि आपने अभी तक जो पढ़ा, आपने ध्यान से पढ़ा कि नहीं पढ़ा। बताओ अभी के अभी नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखकर कि बृहदेश्वर मंदिर को किसने बनाया था। अभी हमने चर्चा करी थी थोड़ी देर पहले ही। इसके अलावा बृहदेश्वर मंदिर में विराजमान भगवान शिव हैं, और इसे दक्षमेरु वितंकर के नाम से जाना जाता है। यहां पर एक बहुत बड़े नंदी है, और ये इंडिया के अंदर दूसरे नंबर के सबसे बड़े नंदी हम लोग को यहीं पर ही देखने को मिलते हैं, इसी मंदिर में हम लोग को देखने को मिलते हैं, ठीक है, बृहदेश्वर मंदिर में, राइट। और यहां पर नंदी को जो बनाया गया था
वो सिंगल ब्लॉक ग्रेनाइट यानी कि एक बड़ा सा पत्थर था ग्रेनाइट का, उससे बनाया गया था, राइट। और बृहदेश्वर मंदिर जो है तंजौर के अंदर, वो मेडिवल पीरियड में सबसे बड़े मंदिरों में आता था। सबसे बड़े मंदिर जो थे मेडिवल पीरियड में, उनमें सबसे बड़ा जो मंदिर था वो बृहदेश्वर मंदिर ही हुआ करता था। और इन्होंने सिटीज बनाने पर काम किया, रोड बनाने पर काम किया, इरिगेशन पर काम किया, इवन आर्टिफिशियल टैंक भी बनाए। राजेंद्र चोल वन की अगर हम लोग बात करें तो इन्होंने एक सिटी भी बनाई थी, वाटर टैंक भी बनाया था और टेम्पल भी बनाया था, जिसका नाम मैंने आपको बताया था, एक ही नाम था, गंगई कोंडा चोलपुरम मंदिर, जब इन्होंने गंगा के पास जो है वो जाकर अपना रूल एस्टैब्लिश किया था। फिर चोल के अंदर किस प्रकार के धर्म और फिलॉसफीज हम लोग को देखने को मिलती हैं, तो मैंने आपको बताया मतलब शिव जी के भक्त थे ये, राइट। और इवन हम लोग को देखने को मिलता था कि वैष्णविज्म भी वहां पर हुआ करता था 6 से लेकर 9th सेंचुरी में। बट बुद्धिज्म जो था उस समय वो पूरी तरह से खत्म हो चुका था तमिल में, यानी कि तमिल कंट्री के अंदर, वहां पर साउथ साइड बुद्धिज्म पूरी तरह से खत्म हो गया था। बट जैनिज्म थोड़ा बहुत वहां पर हम लोग को देखने को मिलता था। चोल शासकों की बात करें तो ज्यादातर ये शैविज्म को यानी कि शिव जी को जो है वो शिव जी की पूजा करते थे। और राजा वन जो थे उनको टाइटल भी मिला था, राजा वन को क्या टाइटल मिला था, शिवपाड़ा शेखरा। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि शिवपाड़ा शेखरा का टाइटल किसको मिला है, राजा वन। ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। राजा राजेश्वर मंदिर जो है, बृहदेश्वर मंदिर जो तंजौर का हम लोग को देखने को मिलता है, वो इन्हीं के द्वारा बनाया गया था, राजा वन के द्वारा, और भगवान शिव को अर्पित यह मंदिर है। अभी जो क्वेश्चन पूछा था मैंने उसका आंसर आपको अब मिल गया है। चोल के समय पर हमें देखने को मिलता है कि सुधा शिवा ये ऑर्डर सामने आया था, अपीयर हुआ था सुधा शिवा, और वेला कम्युनिटी ने इस चीज को भी सपोर्ट किया था। और आपको बता दें कि कपालिकाज और कालामुख ये शैवीट ऑर्डर्स के अंदर आते हैं। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि शैवाइट ऑर्डर के अंदर जो है वो और कौन से हम लोग को लोग देखने को मिलते हैं जो उन्हें सपोर्ट करते हैं, तो कापालिकास और कालामुखास, राइट। तो ये भी जो है वो इस चीज को भी इन्फ्लुएंस हुए, यानी कि इस चीज से भी लोग इन्फ्लुएंस हुए। और चोल के शासक जैसे कि कुलोटुंगा वन, तो मैंने आपको बताया था कि जो आचार्य रामानुज है जो वैष्णविज्म को प्रमोट करते हैं, वैष्णविज्म संत थे ये, राइट, वैष्णवाइट संत थे ये। तो इन्होंने कंसेप्ट जो था विशिष्ट अद्वित का, तो उस कंसेप्ट को इन्होंने लेकर आए, उसकी थ्योरी लेकर आई है, राइट, उसको प्रमोट करना शुरू किया। इसको देखते हुए वहां पर जो ये राजा थे, चोल के राजा, उन्होंने रामानुज जी को जो है वो मार दिया था, राइट, खत्म कर दिया था, जिसके बारे में हमने बात कर दी। बट हालांकि रामानुज जो थे वो सक्सेसफुल हो गए थे वैष्णविज्म को प्रमोट करने में, राइट। तो ये वाली चीज है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज लिटरेचर की बात करें कि कौन सी किताबें चोल पीरियड में हम लोग को देखने को मिलती थी। हालांकि उस समय संस्कृत चलती थी चोल के समय पर, बट प्रॉब्लम ये थी कि किसी प्रकार का संस्कृत से रिलेटेड ओरिजिनल वर्क जो था वो वहां पर नहीं किया गया था। ज्यादातर संस्कृत की जो पुरानी किताबें जो थी उसी को ही जो है वो कमेंट्रीज उसकी बनाई, उसकी समरीज वगैरह बनाई, या उसका कुछ ट्रांसलेशन वगैरह किया। फिर जो द्रविड़ रूट से निकलती हुई लैंग्वेज उभर कर आई, जैसे कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़, जो ये लैंग्वेज है, ये द्रविड़ की ही लैंग्वेज हम लोग को देखने को मिलती है, संस्कृत से ही उभर कर आई है ये। तो ये और ज्यादा इन लैंग्वेजेस में डेवलपमेंट हम लोग को देखने को मिला उस समय। और इसके अलावा काफी सारे कार्य जो थे वो तमिल में किए गए थे। जैसे कि कम्बाना की हम लोग बात करें तो कम्बाना ने ट्रांसलेट किया था रामायण को संस्कृत से तमिल में। तो याद रखना, संस्कृत से तमिल में रामायण को ट्रांसलेट करने वाले कम्बाना थे, और इस रामायण को हम लोग कम्बाना रामायण के नाम से जानते हैं। तो ये वाला पॉइंट भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ये चोल के समय पर ही हुआ था, चोल पीरियड में ही ये कार्य हम लोग को देखने को मिला था। इसके अलावा जयन गोंदर ने कंपोज किया था कलिंग टू परनी, राइट, जो कि कुलटोटुंगा वन, मैंने आपको बताया ना कुलटोटुंगा वन, जिन्होंने जो है वो रामानुज आचार्य जी को जो है वो मार दिया था। तो जब कुलटोटुंगा वन जो चोल शासक थे, जब इन्होंने कलिंग का युद्ध लड़ा था तो उसके डिटेल में मेंशन किया था कलिंग टू परनी में डिटेल में मेंशन्ड है। चोल के एम्परर ने जब कलिंग पर युद्ध लड़ा था तो उसके बारे में पूरी जानकारी दी हुई है, और ये जानकारी लिखने वाले जो थे वो थे जया गोंडर। और शेक्किलियार, इन्होंने जो है वो पेरिया पुराणम, जिसे तिरु तोंडर पुराणम के नाम से हम लोग जानते हैं, तो ये कुलोटुंगा सेकंड के टाइम पर ये हुआ करते थे, शेकीलार, राइट। तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। इसके अलावा पुगलेंगडी ने लिखा था नाला वेनबा, और ये बेसिकली ट्रैजिक स्टोरी है नाला की और दमयंती की। तो क्वेश्चन आ सकता है नाला और दमयंती की जो स्टोरी है वो कौन सी है, तो नाला वेम्बा,
राइट हो। मैंने प्रोनाउंसिएशन मुझे पता है कि काफी सारा शायद गलत किया होगा, बट आपने पूरी चीज जो है वो स्क्रीन पे देखी होगी तो आप समझ गए होंगे, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो ये जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोई अपन ने इसमें जो है वो अलग से ऐसी चीज डिस्कस नहीं करी जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है। हर एक चीज इस मतलब जो भी मैंने आपको चीजें बताई हैं इसमें हर एक चीज हर एक पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फालतू चीजें जो थी वो मैंने मतलब हटा दी थी, स्किप कर दी थी, और आपके सामने बिल्कुल ऐसी समरी लेकर आया हूं कि इसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन जो है वो सिविल सर्विसेज में पूछा जाएगा। तो और इसी के साथ अपना पूरा चोल एम्पायर की जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो फिनिश होती हैं। होपफुली आपको लेक्चर पसंद आया होगा, आया है तो लाइक का बटन हिट कीजिएगा, शेयर गाइस जरूर कीजिएगा, इससे सपोर्ट मिलेगा अपने चैनल को। और बाकी करंट अफेयर्स का अपना एक और चैनल है जिसको आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, चाहे आप तो मुझे फेसबुक पर ट्विटर पर जो है वो ऐड कर सकते हैं, और टेलीग्राम का चैनल तो जरूर ज्वाइन कर लीजिए अपना, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी। तो चलो अब मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।